नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कई बार मुद्दों की कमी रहती है कि आज किस पर कहा जाए कैमरे के सामने, लेकिन आज का दिन ऐसा है जो 10-20 मुद्दे सामने खड़े हुए हैं। थोड़ा मुश्किल है आज छांटना मुद्दे को, लेकिन फिर भी बांग्लादेश चूंकि अभी खबरों में बना हुआ है, हिंदुस्तान के भारतवंशी लोग या हिंदू लोग, उनकी कुछ हत्याएं वहाँ पे हुई है, उनको लेके एक अलग किस्म का तनाव है। भारत की अपनी घरेलू राजनीति जो है, इसमें लोग एक दूसरे के पीछे लगे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे, उसके खिलाफ कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाल रहे। ऐसी कई बातें यहाँ पर हो रही हैं। खैर, उस घरेलू राजनीति से, उस गुटबाजी से हमारा अधिक लेना देना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बांग्लादेश में भारतवंशी जो लोग हैं, चाहे वो एक पीढ़ी से रह रहे हों, चाहे एक से ज़्यादा पीढ़ियों से रह रहे हों, उनमें 10,000 के करीब छात्र हैं। 9,000 छात्र तो मेडिकल के हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अपने आप को एक विकसित देश कहता है, बांग्लादेश एक पिछड़ा हुआ देश है। बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजों में 9,000 भारतीय छात्र छात्राओं की पढ़ाई चल रही है। आज खतरे में हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ कई तरह का खतरा है। सड़कों पे हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, यूक्रेन में आज खतरा है। रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, रूस में आज खतरा है। ईरान में मेडिकल की पढ़ाई करते हुए हजारों लोग हैं वहाँ पे, और ईरान में भी खतरा है। अब आप देखिए, भारत के मेडिकल छात्र छात्राओं को दुनिया के इतने, अभी मैं चीन की बात नहीं गिना रहा हूँ, क्योंकि चीन में भी हजारों स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के पढ़ रहे हैं, वहाँ भी खतरा नहीं है। चीन में सरकारी कड़ाई इतनी है कि वहाँ ईरान के जैसे आंदोलन नहीं है, वहाँ रूस यूक्रेन जैसा जंग नहीं चल रहा है, वहाँ पर बांग्लादेश की तरह की घरेलू अशांति और गृह युद्ध नहीं है। तो चीन में अभी हिंदुस्तान के छात्र सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक विकसित देश है हिंदुस्तान, इस देश के छात्र छात्राओं को मेडिकल पढ़ने के लिए या तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए ऐसा दे दे के हिंदुस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर दाखिला लेना पड़ता है। उसकी भी कोई सीट खाली नहीं बचती है, चाहे जितना पैसा ले ले मेडिकल कॉलेज 2 नंबर का रहता है, क्योंकि फीस तो तय रहती है। लोग देने के लिए खड़े हुए हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी क्षमता है बड़े बड़े अस्पताल बनाने की, और उन अस्पतालों को चलाने के लिए घर के डॉक्टर जरूरी हैं। तो बेटा बेटी दामाद बहू ये सब डॉक्टर रहे, इस तरह का आप देखेंगे कई अस्पतालों का किस्सा। लेकिन खैर, मैं हिंदुस्तान के मेडिकल ट्रेड पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं मेडिकल की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। आपको ध्यान होगा, कुछ अर्सा पहले हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया था, चिकित्सा शिक्षा के जो जानकार हैं हिंदुस्तान में, उनको इंटरव्यू किया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है एनएमसी इंडिया का, जो तय करता है कि किस राज्य में कितनी मेडिकल सीटें रहेंगी, पढ़ने की कितनी सीटें रहेगी, एमबीबीएस सीटें, उसने तमिलनाडु और दक्षिण के कुछ राज्यों पर रोक लगा दी कि आपके यहाँ बहुत सीटें हो गई है, अब और सीट खोलने की और सीट बढ़ाने की हम इजाज़त नहीं देंगे। इधर यूपी बिहार जैसे राज्य जो हैं हिंदी इलाके के, काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, उत्तर भारत के, इधर कॉलेज भी कम है, सीटें भी कम हैं, डॉक्टर भी कम निकलते हैं, तो पहले इधर भरपाई हो। मैं आपके सामने इसी एक विरोधाभास को लेकर आज खड़ा हूं कि तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर चिकित्सा सुविधा बहुत अधिक है, चिकित्सा शिक्षा बड़ी विकसित है,
वहाँ पर आप सीटें नहीं बढ़ाने दे रहे। आप सोचिए जरा, जिस राज्य ने अपना ढांचा विकसित कर लिया है चिकित्सा शिक्षा का, उसको आप सीटें नहीं बढ़ाने दे रहे। किस लिए? कि जिन राज्यों ने चिकित्सा शिक्षा का ढांचा ही नहीं विकसित किया है, कॉलेज ही नहीं खोल पाए हैं, उनके पास न कॉलेज है न पढ़ाने वाले हैं, तो कहाँ से सीटें बढ़ा सकते हैं वो? जब तक ये सीटें नहीं बढ़ा लेंगे, जब तक ये आपकी बराबरी से नहीं आएंगे, तब तक दक्षिण भारत तुमको सीटें बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है, मत दीजिए इजाज़त, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि यूक्रेन, रूस, ईरान, चीन, बांग्लादेश, ऐसे कितने ही देशों में, और भी देश हैं, इन देशों में जाकर लोग चिकित्सा शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ जाकर डॉक्टर बन रहे हैं। हिंदुस्तान लौटने पर शायद कोई और इम्तिहान देना पड़ता है यहाँ के सिलेबस, यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से। इन दूसरे देशों में जाकर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ती है, वो भाषा भी सीखते हैं, उस भाषा में पढ़ाई करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चीन में, बांग्लादेश में डॉक्टर बनाना अपने बच्चों को हिंदुस्तान में डॉक्टर बनाने से सस्ता पड़ता है। आना जाना, रहना, खाना, ये सब मिला के भी हिंदुस्तान से सस्ता पड़ता है। अब मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं, आपसे भी है, आप भी समझिए इस बात को, कि इसी देश का हिस्सा है, दक्षिण भारत के राज्य इसी देश का हिस्सा हैं, वहां पे आप मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत में नहीं बढ़ पाई है तो दक्षिण में कैसे और बढ़ाने दें? भले उत्तर की क्षमता नहीं है, हिंदी राज्यों की क्षमता नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही नहीं खुले हैं, अस्पताल नहीं खुले हैं, फिर भी हम दक्षिण को नहीं बढ़ाने देंगे। और हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं को चाहे चीन जाना हो, चीन जाके डॉक्टर बने, रूस में बने, यूक्रेन में बने, बांग्लादेश, ईरान में बने, जाओ जहाँ जाना है, जहन्नुम से लेकर जन्नत तक, जहाँ एडमिशन मिले जाओ और वहाँ से डॉक्टर बन जाओ। ये कौन सी समझदारी की बात है? दक्षिण से आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? आपको लगता है कि वो उधर, वो श्रीलंका दक्षिण के दिशा में पड़ता है, रावण उधर का था, इसलिए उधर के इलाके में सीटें न बढ़ाई जाएं और राम का जो इलाका है उत्तर भारत का, यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाएं? कुछ ऐसी सोच है क्या? बड़ा हैरान करता है मुझको ये। आप सोचिए, बांग्लादेश जो गरीब देश है, बांग्लादेश जो हिंसा से भरा हुआ है आज की तारीख में, ये एडमिशन अभी ताज़ा एडमिशन नहीं है, ये बरसों से चल रहे हैं। क्या हालत होगी वहाँ पे आज? गृह युद्ध के बीच हिंदुस्तान के बच्चे, उधर गृह युद्ध है, उधर रूस यूक्रेन में युद्ध है, इधर ईरान में आज अस्थिरता है, बहुत बहुत बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के ईरान में। क्यों इस देश के भीतर यहाँ का नेशनल मेडिकल कमीशन ये नहीं देखता कि दूसरे देशों में बच्चे दूसरी भाषाओं में डॉक्टर बन रहे हैं, उससे अच्छा हिंदुस्तान में बन जाए, कर्नाटक में बने, तमिलनाडु में बने, तेलंगाना, आंध्र में बने, जहाँ जहाँ क्षमता है डॉक्टर बनाने की वहाँ पे पढ़ लें। कम से कम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ तो नेशनल मेडिकल कमीशन कुछ तो नज़र रख सकता है। आप चीन में, यूक्रेन में, रूस में, ईरान में, बांग्लादेश में किस चीज़ पे नज़र रख लोगे? बहुत ख़राब नौबत है ये। और मैं देखता हूँ कि लोगों का नज़रिया इतना तंग दिल हो गया है कि हिंदुस्तान के जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज है, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट उसको चलाता है। उस ट्रस्ट में खुले एडमिशन के द्वारा मेरिट बेसिस पर जिन लोगों का एडमिशन हुआ उसमें 50 में से 40 मुस्लिम छात्र छात्रा थे। खुले एडमिशन के थ्रू हुआ, कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसको लेकर विरोध चालू हो गया कि ये माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से चलता है कॉलेज, इसमें मुस्लिम छात्र छात्राओं को क्यों इजाज़त दी जा रही है?
नतीजा क्या हुआ मालूम है आपको? एक तबके ने ये विरोध किया, उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने उस अस्पताल का, मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया और उसकी मान्यता रद्द कर दी। क्या कहकर कि यहाँ पर सहूलियतें पूरी नहीं हैं, शर्तें पूरी नहीं करता ये कॉलेज। और उसके बाद में वहाँ पर हिंदू संगठनों के लोग नगाड़ा बजा बजा कर नाच रहे थे उस मेडिकल कॉलेज के बाहर। जिस देश में डॉक्टरों की कमी है, जिस देश में राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, उस उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, मेडिकल कॉलेजों की कमी है। उस देश में चूंकि मुस्लिम छात्र छात्रा ज़्यादा थे, इसलिए उसकी मान्यता जब रद्द हो गई, मान्यता रद्द होने की वजह सही हो सकती है, लेकिन अगर उतनी कड़ाई से उन वजहों को लागू किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ का हर सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। हर सरकारी मेडिकल कॉलेज की शायद 50% शिक्षक हैं नियमों से, आधी सीटें खाली पड़ी हैं मेडिकल शिक्षकों की, उसमें नगाड़ा बजा बजा कर नाच रहे हैं लोग, खुशी मना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई तो तुम उधर नगाड़े बजाकर नाच रहे हो। इस देश का मेडिकल कॉलेज था, अगर 50 में से 40 मुस्लिम थे, 10 हिंदू थे, तो 10 हिंदू से ही इलाज करा लिए रहते अपना, नगाड़ा बजाने के बजाय, नाचने के बजाय। अब वो हिंदुस्तान के छात्र छात्रा दूसरे देशों में जा रहे हैं जहाँ की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। वहाँ क्या खाते होंगे, कैसा खाते होंगे, मुझको नहीं मालूम, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर के कश्मीर के अगर मुस्लिम लड़के लड़कियों को एडमिशन मिल गया मेरिट बेसिस पे, तो उसमें आपको दिक्कत है। उसकी मान्यता रद्द होने पे आपको ढोल नगाड़े से डांस करने, खुशी मनाने का आपको एक कारण दिख रहा है। उसमें तरस आता है, इस देश के कुछ लोगों की सोच पर तरस आता है। लेकिन खैर, उस तरस को छोड़कर मैं उत्तर दक्षिण का जो फर्क चल रहा है हिंदुस्तान पे, उस पे आ रहा हूँ। आपको औनी पौनी पढ़ाई देने वाले दूसरे देश मंजूर हैं, आपको दक्षिण भारत मंजूर नहीं है। दक्षिण भारत आपके लिए चीन से गया बीता हो गया, रूस और यूक्रेन से गया बीता हो गया, ईरान से गया बीता हो गया, बांग्लादेश से भी गया बीता हो गया। आखिर क्या चाहते हो आप? नॉर्थ साउथ डिवाइड जो कहा जाता है कि उत्तर दक्षिण के बीच का फासला, फर्क, उसको और कितना बढ़ाना चाहोगे आप? दक्षिण भारत जिसके पास चिकित्सा का और चिकित्सा शिक्षा का दोनों का बेहतर ढांचा है। कल ही मैंने आपको आंकड़े पढ़ के बताए थे, किसी एक और विषय पे मैं बात कर रहा था कैमरे के सामने। गुजरात के मुकाबले कितना गुना ज़्यादा आईवीएफ सेंटर है तमिलनाडु में, शायद 2 गुना है या ऐसा कुछ था। इतना ज़्यादा आईवीएफ सेंटर है वहाँ पे। चिकित्सा शिक्षा ही नहीं, चिकित्सा का भी ढांचा इतना बड़ा है वहाँ पर। वहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएं तो बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिलेगी, कॉलेजों को बेहतर सपोर्ट स्टाफ मिलेगा, नर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियन, सब वहाँ पर ज़्यादा है। और वो लोग जाएंगे कहाँ? इसी देश में कहीं ना कहीं काम करेंगे। आपको वो मंजूर नहीं है। आपको यूपी बिहार को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उनको दबाना है, दक्षिण को कुचलना है। अच्छी बात नहीं है ये। इस देश के भीतर आपको इतना फर्क नहीं करना चाहिए उत्तर और दक्षिण में। अभी मैंने आपसे बात की थी कि सीटें भी वहाँ की कम होने का एक खतरा है। लोकसभा की डिलिमिटेशन होगा तो वहाँ की सीटें भी कम होने का एक खतरा है दक्षिण की, क्योंकि उन्होंने अपनी आबादी को काबू में रखा हुआ है। सोचिएगा इस बात को
कि देश के भीतर जहां पर क्षमता है जिन राज्यों की, वहां पर मेडिकल सीटें बढ़ानी चाहिए, या जहां दंगा युद्ध गृह युद्ध चल रहा है वहां पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए। जाके पहले दूसरी भाषा सीखो, उसमें फिर डॉक्टरी पढ़ो, फिर लौट के आके हिंदुस्तान में दोबारा मेहनत करो, एक इम्तिहान दो। समझ नहीं पड़ता इस देश का। आपको शायद बेहतर समझेगा। अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, उनसे पूछिएगा कि ये क्या है। चलते चलते एक अपील आपसे कि अगर हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल की बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी करिए हमारे उठाए मुद्दे आपको कैसे लगते हैं। ये ज़िंदगी से जुड़े हुए असल मुद्दे रहते हैं। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, कारों में चल रहे हैं तो जहाँ जहाँ सीट बेल्ट है उसको लगा कर रखिए। कुछ एक ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा, जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी के एक प्रमुख व्यक्ति कुछ साल पहले, कुछ पूना मुंबई के बीच का था या कहीं का था, वहाँ मारे गए थे। वो सामने वाले लोगों ने बेल्ट लगाया था, वो बच गए थे। पीछे के सीट वालों ने बेल्ट नहीं लगाया था, वो मर गए थे। तो आप ये मान के मत चलिएगा एक्सीडेंट में सिर्फ सामने के लोग मरते हैं। पीछे की सीट बेल्ट अगर नहीं लगी हुई है तो पीछे बैठे लोग भी मर सकते हैं। तो हमेशा सावधान रहिए। आप पैसा देते हैं सीट बेल्ट वाली कार का, उसका इस्तेमाल भी कीजिए। हेलमेट लगाना अगर दोपहिया चलाते हुए आप ज़रूरी नहीं समझते हैं तो एक्सीडेंट की तस्वीरें देखिए। लोगों का सिर ऐसे खुल जाता है जैसे ट्रक में से गिरा हुआ तरबूज फट गया हो। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से आप अपने घर लौटें? अगर नहीं तो दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।